अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने जो है वो स्कॉलरशिप के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। आज उसका जो है वो लेक्चर नंबर 109 है, जो कि इसका स्टेप 3 है। अब स्टेप 3 क्या है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए? वो है कि अगर आपने जो है वो ऐड भी पढ़ लिया, आपने जो है सुपरवाइजर की सिलेक्शन भी कर ली, तो अब आपने अपनी सीवी डिजाइन करनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि सीवी बाद में क्यों, सीवी तो एक ही काफी होती है। नो, याद रखिएगा आपकी सीवी बहुत मैटर करती है। जब हम सुपरवाइजर सेलेक्ट करते हैं तो उसकी फील्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सर्च एक्सपर्टीज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम आपके साथ अभी इस लेक्चर में एक टेम्पलेट शेयर करेंगे कि आप जो फॉरेन स्कॉलरशिप्स है उनके लिए भी और जो इंडिजिनस स्कॉलरशिप्स है उनके लिए जो है आप किस तरीके से जो है सीवी डिजाइन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हमारा है वो सीवी राइटिंग के ऊपर है, लेकिन ये इन जनरल सीवी राइटिंग नहीं होगा। ये होगा कि हम जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सी स्पेसिफिक चीज़ों को देखना होगा सीवी को डिज़ाइन करते हुए। तो इसके लिए मैं आपको यूँ ही कहूँगा कि आज का जो लेक्चर नंबर 109 है, इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है कि आपकी सीवी जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। यानी कि आपके सीवी के ऊपर जो है वो सिंपल फॉर्म में रहते हुए आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक टेम्पलेट शेयर करता हूँ सीवी की, जो कि जोहंग साबर के नाम से एक स्टूडेंट की मैंने एक डमी सा नाम रख के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो अगर ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो ये सीवी मैं आपके सामने जो है इसके तमाम पार्ट्स जो है वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। हार्डली इट्स अबाउट 2 पेजेस, 1.5 पेजेस लाइक दैट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस के ऊपर ये मुश्तमिल है। अब इस सीवी में क्या कंटेंट्स आपने रखने हैं, आप इस टेम्पलेट को अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी आपका नाम, जैसे अब हम पाकिस्तानियों की बात करें तो हमारे पास किसी का है कि कोई भी नाम मोहम्मद वसीम है या अब्दुल अजीज़ है, तो आपने सिंपल अपना नाम और बोल्ड करके लिखना है। वो उसके नीचे आपका एड्रेस होना चाहिए। ये वो एड्रेस होगा जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा। परमानेंट एड्रेस की बात भी मैं कर रहा, जहाँ पे आपको अगर सुपरवाइजर फ्यूचर में अगर करस्पॉन्डिंग आपसे करना चाह रहा है बाहर से, तो आप उसके साथ वो कर सकें। फिर आप पोस्टल कोड जरूर लिखा करें, हर सिटी का हर जगह अपना पोस्टल कोड है वो भी लिखें। फिर सेल नंबर है और फिर आपकी ईमेल है। तो ये शॉर्ट्स है जो फर्स्ट इसका जो हमारे पास जो हम कहते हैं उसको जो फेज़ होती है सीवी की, वो है आपका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन या ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जब आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद आपके पास इन वेरी सिंपल मैनर हमारे पास आएगी आपकी एजुकेशन, कि आपने स्टडी क्या किया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से क्या कौन सी डिग्री ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के पास जो उसने स्टडी की हुई है वो है इसका मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा लिखा हुआ है। फिर उसके आगे आप डिपार्टमेंट या फैकल्टी का नाम लिख सकते हैं। फिर आपने लिखना है कोर मॉड्यूल्स। अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि आपने ये सीवी जो बाकी सीवी हमारे पास जनरल होती है उससे डिफरेंट करनी होती है। रीज़न कि यहाँ आपने वो मॉड्यूल्स अपने चूज़ करने हैं जो कि सुपरवाइजर के साथ मैच करें। यानी कि आपने तो बहुत से मॉड्यूल पे काम किया होगा, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ वही लिखने हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट आप अप्लाई कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ के लिए या पब्लिक हेल्थ मेडिसिन के लिए, तो आपने फिर वही यहाँ पे टूल्स या अपने मॉड्यूल जो हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, और वो लिंक करते हैं उस सुपरवाइजर के साथ या उसके ग्रुप के साथ भी। अदरवाइज आपके बाकी जितनी भी चीज़ें उसको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें कोर मॉड्यूल में इसमें एपिडेमोलॉजी लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव रिसर्च एथिक्स एंड सो ऑन। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई एमएससी लेवल पे या एमएस लेवल पे या एमफिल लेवल पे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया तो उसका टाइटल यहाँ पे लिखें आप, ताकि उसको पता चले कि उसका टाइटल आपसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा। फिर रिसर्च स्किल्स, और उस टॉपिक को कवर करने के लिए जो भी आपने मेथोडोलॉजी यूज़ की है, जो भी आपने स्किल्स हासिल की हैं अपनी उस डिग्री में, यानी कि इस एमएस की डिग्री में या मास्टर की डिग्री में, तो वो आपने सारी की सारी यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट, अगर उसके बाद आपने बीएस ज़ाहिर पता बीएससी की होगी तो वो भी आपने एजुकेशन यहाँ मेंशन करनी है, उसके यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, फिर वहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट और सर्च स्किल्स जरूर लिखें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को देख के आपका सुपरवाइजर जो फॉरेन सुपरवाइजर होगा वो ये देखेगा कि स्टूडेंट की क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसने क्या काम पहले किया है। जब एजुकेशन खत्म होगी तो फिर हमारे पास थर्ड इसका जो मॉड्यूल होगा वो है रिसर्च एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपने इसके अलावा कोई भी रिसर्च रिलेटेड एक्सपीरियंस किया तो आपने वो मेंशन करना है। अब लाइक दैट कुछ लोग यूनिवर्सिटी में जो है लेक्चरर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और साथ नीचे लिखा होता है कि मैंने जो है वो फला इंडस्ट्री में जो 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। या कुछ लोगों ने इंडस्ट्री में अप्लाई करना होता है, साल लिख देते हैं मैंने जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा 1 साल का है। नो डाउट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर, वो करता है, लेकिन आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिखना है। यहाँ पे देखें जैसे रिसर्च की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने उस स्टूडेंट का जो यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस है वो भी रिसर्च रिलेटेड है, कि वो क्या है एपिडेमोलॉजी मेथोडोलॉजी उसने काम किया हुआ है। तो उसने जिस प्रोजेक्ट में काम किया था एज ए रिसर्चर या एज ए रिसर्च असिस्टेंट, उसने सारी डिटेल वहाँ यहाँ पे उसकी दे दी है। तो आपने जो ऊपर चीज़ें मेंशन की है उन्हीं को साथ यहाँ पे लेके आना है, यानी कि लिंक्स डेवलप होना चाहिए आपकी एजुकेशन का आपकी रिसर्च के साथ और फिर आपके सुपरवाइजर के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी पोजीशंस आपकी उसकी डेट डाली हुई है जब से जब तक वो है। सेकंड नंबर पे उसने एज ए इंटर्नशिप
जो है वो एक काम किया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे उसने जो है वो जितनी भी चाइनीज़ मेडिसिन थी उसके ऊपर उसने काम किया हुआ, ट्रेडिशनल मेडिसिन उसके बारे में डिटेल दें, उसकी स्किल्स लिखे वहाँ पे। फिर थर्ड पे फिर दोबारा एज ए ट्रेनिंग काम किया तो वो भी लिखे, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड जो भी उस रिसर्च से रिलेटेड आपने काम किए हुए हैं वो ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें, और डॉक्यूमेंटेड भी होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए वो। रिसर्च एक्सपीरियंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी जो डिग्री है उसकी डिटेल के बाद और आपकी जो रिसर्च आपने मेंशन की उसके बाद कोई ऐसी पब्लिकेशन है जो उसके साथ मैच करती है, या वो आपने वैसे पब्लिकेशन की हुई है, तो आप ज़रूर मेंशन करें उसको यहाँ पे। मोस्ट स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमारी एलिमेंट्स उससे नहीं बनती, लेकिन आप वैसे भी काट सकते हैं पब्लिकेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपकी अगर फील्ड वो सेम रह रही है, यानी कि आपके पास पब्लिक हेल्थ मेडिसिन है, तो आप उसमें जो है जो भी आपने काम किया है, एज ए को ऑथर काम किया है, एज ए फर्स्ट ऑथर काम किया है, तो आप पब्लिकेशन यहाँ पे उसके नंबर 4 पे जो है पब्लिकेशन की हेडिंग देके उसके में जितनी भी आपकी पब्लिकेशन ज़रूर मेंशन करें उसको। अगर आपकी जो पब्लिकेशन है वो मैच करती हैं आपके सुपरवाइजर के साथ जहाँ पे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो आप फिर लकी होंगे कि आपको बहुत अच्छा चांस होगा कि आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब नंबर 5 पे देखो तो स्किल्स एंड लैंग्वेजेस है। यहाँ पे क्या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज वो भी मेंशन करें, और फिर जो जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली इंग्लिश होती है तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए आप, ठीक है। तो वो मेंशन लैंग्वेज यहाँ पे करें जो आपको आती हैं, वैसे ना उसको मेंशन कर दें बाद में अगर आप वहाँ पे जाएँ या कोई टेस्ट हो या इंटरव्यू हो तो वहाँ पे आप वहाँ पे जस्टिफाई ना कर सकें, उसका फ़ायदा नहीं है। फिर आईटी स्किल्स है, तो आईटी स्किल्स में मोस्टली यही है कि आपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या आपने स्टैट के टूल्स हैं या आपके बायोमेट्रिक्स के टूल्स हैं, जो आपकी स्किल्स हैं आईटी से रिलेटेड जो थीसिस में आपको हेल्प आउट करती हैं वो जरूर यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने मेंशन किया SPSS स्टैट के लिए या आर लैंग्वेज है तो ये यहाँ पे उसने मेंशन की हुई है। आप बायोमेट्रिक्स टूल कर सकते हो या कोई और जो भी चीज़ आपके पास है आईटी स्किल्स से रिलेटेड वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। नंबर 6 पे लास्ट पे आपने रेफरीज के नाम ऐड करने हैं, ठीक है। रेफरीज या रेफरेंसेस को हम कहते हैं। रेफरीज क्या होंगे कि आपने जो आपसे नॉन प्रोफेसर्स होंगे जो आपको जानते हैं, जो आपके लिए वो रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं, उनके नाम मेंशन कर दें कि कल का अगर यूनिवर्सिटी चाहे आपसे रब्ता करने के लिए आपके बारे में जो है सारी डिटेल पता करने के लिए, तो इन 2 प्रोफेसर्स को ईमेल करेगी कि आप बताएं कि स्टूडेंट के बारे में आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, इसकी रिसर्च के बारे में, इसकी डिग्री के बारे में, तो ये आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हो। ऐसा ना किया करें, मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर का नाम तो ऐड कर देते हैं, जब उनसे का रिकमेंडेशन की बात होती है तो रिकमेंडेशन नहीं दे पाते, तो उसके बाद आपके ये रेफरेंस का काम वहाँ पे होता है। तो ऐसे अपने सुपरवाइजर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री MSc या MS किया है तो उनके नाम डालें जो आपके लिए का रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं। और मोस्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखते हैं रेफरेंस, ठीक है, और वहाँ लिखते हैं एज पर डिमांड या एज डिमांडेड, तो उसमें वो वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए कि आप डिमांड करेंगे तो हम लिखेंगे। आप ज़रूर इसके लिए पहले तैयार रहें, आप कोई तो 2 ऐसे ज़रूर टीचर हो आपके होंगे जो आपके लिए काम कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, आपने यहाँ पे CV को इस तरीके से बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल कोहेरेंट रखना है। अगर आपने किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो ये टेम्पलेट मैंने आपसे शेयर की है, यकीनन आपकी जो है आगे जो फ्यूचर में जितनी भी स्कॉलरशिप्स होंगी या जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उस पर आपको हेल्प आउट करेगी कि इसमें कोई बड़ी चीज़ मैं दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ। एजुकेशन के बारे में बताएं, पहले इंट्रोडक्शन दें अपना, फिर एजुकेशन है, फिर उसके बाद आपकी रिसर्च या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, फिर अगर उस रिसर्च से आपकी पब्लिकेशन है तो वो मेंशन करें, फिर स्किल्स एंड लैंग्वेज, और आखिर पे क्या है रेफरेंस के नाम है या आपके प्रोफेसर्स के नाम है जो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए जो है एक अच्छी से CV लिख सकते हैं। ये CV जनरल जॉब के लिए नहीं है, जस्ट फॉर स्कॉलरशिप को हंट करने के लिए है, और वो भी कौन सी जो रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। थैंक यू वेरी मच।